सभी मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। यहां तक कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में यह भी बात आई है कि आपके स्वतंत्र घूमने का अधिकार और जीवन का अधिकार भी समाप्त था। इस प्रकार की भी समाचार और सूचना आई थी कि अगर कोई किसी को गोली भी मार दी जाए और पुलिस कुछ भी कर रही हो, जिसके तहत आपको कोर्ट में जाने यानी बेल के लिए, बेल मिलना एक चीज है, बेल के लिए अप्लाई करने का अधिकार नहीं था। पॉइंट नंबर 3, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इस पॉइंट पर भी लग सकता था कि अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़े होकर आप सिर्फ इतना बोल दें कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, इतने में आपको इस प्रावधान के तहत जेल में डाला जा सकता था, जिसमें आप बेल के लिए भी अप्लाई करने के हकदार नहीं थे। पॉइंट नंबर 4, सारा विपक्ष जेल में था। पॉइंट नंबर 5, सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं थे, 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग, आम जनता और राजनीतिक कार्यकर्ता 18 महीने जेल में रहे। तो विषय सिर्फ इतना साधारण नहीं था। पॉइंट नंबर 5, 38वां और 39वां संविधान संशोधन करके सरकार के किसी भी निर्णय पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी न्यायालय सरकार के किसी भी निर्णय की कोई टीका टिप्पणी समीक्षा नहीं कर सकता था। और पॉइंट नंबर 6, संविधान की प्रस्तावना, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधान की आत्मा कहा था, उस संविधान की आत्मा को बदल दिया गया था। उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया गया था, तब जब विपक्ष पूरा जेल में था। इसलिए, और यह क्यों किया गया था, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का एक प्रसिद्ध बाइट है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी में साहस था, इसलिए उन्होंने आपातकाल लगाया। और पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7, मामला सिर्फ इतना नहीं था, देश से ऊपर एक नेता को कर दिया गया था, इंदिरा इज इंडिया कर दिया गया था। तो ये कांग्रेस के 7 कृत्यों के 7 जवाब हमें आज चाहिए। संविधान की 7 तरीके से हत्या करने वाले लोग। और इंडिया इज इंदिरा का नारा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का था, और इजराइल हमास में संघर्ष पे प्रस्ताव पारित करने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज तक आपातकाल की आलोचना करते हुए, इंदिरा जी की आलोचना करते हुए और डीके बरुआ के इस वक्तव्य की निंदा करते हुए प्रस्ताव नहीं पारित किया है। अगर आप ऐसी किसी चीज पर प्रस्ताव पारित कर सकते, मुझे दिखाएं ओसीडब्ल्यूसी का कहां प्रस्ताव है कि हमने माफी मांगी, हमने निंदा की, और देश से ऊपर एक नेता को कर दिया। और यह विचार प्रेरित कहां से था? मैं पहले भी बोल चुका हूं सदन में और आपको रिपीट करता हूं कि 1934 में नाजी पार्टी का न्यूरेमबर्ग में कन्वेंशन हुआ, जिसमें नाजियों की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल। उसका मंचन कराने के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस ने एक नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक वही भाव, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इसलिए संविधान की हत्या क्या होती है, यह समझने की आवश्यकता है। और मैं एक और बात कहता हूं, यह तो सिर्फ उसकी पीक थी, यह हुआ क्यों था? महत्वपूर्ण बात यह भी है, यह हुआ क्यों था। आज शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने यह कहा है कि आपातकाल इसलिए जरूरी था कि एनार्की हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा वह पवित्र जेपी आंदोलन एनार्की था? मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी एनार्की के हिस्से थे? सत्ता लोलुपता में आज अपने ऊपर आप अराजकता का स्टैंप भी लगाने को तैयार हो गए। और अब मैं बताना चाहता हूं कि वो एनार्की क्या थी, ये इमरजेंसी लगी क्यों थी। भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में
भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, यह आरोप नहीं था, न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया और इस कारण से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदस्यता तो रहेगी परंतु आपकी सांसद के रूप में कोई काम नहीं कर सकती, 6 साल लड़ने पर प्रतिबंध था, आप सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, वोटिंग नहीं कर सकती। तब ये इमरजेंसी लगाकर वो जो संविधान का 38वां और 39वां संशोधन था वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया, यानी भूतलक्षी प्रभाव से लगाया गया कि और प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी कोर्ट नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री के किसी निर्णय की कोई समीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए संविधान की उस घनघोर और दुर्दांत हत्या की स्मृति के लिए यह आवश्यक है। और यह क्यों हुआ यह भी मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं कि सब कुछ सिर्फ 1975 में हुआ, उससे पहले। और मैं एक और आज एक गंभीर सवाल करना चाहता हूं। बहुत सी फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स जो डिक्लासिफाइड हो चुकी हैं और कईयों ने पब्लिश भी किया है, मैं इस कैविएट के साथ बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को उसमें अगर आपत्ति है और हिम्मत है तो उन पर मुकदमा करना चाहिए। नित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 जिसमें भारत का उल्लेख है, उसमें तो क्या क्या वर्णन है कि इमरजेंसी के दौरान विदेश की शक्तियां किस ढंग से भारत की सत्ता को संचालित कर रही थीं, कहां कहां तक हस्तक्षेप कर रही थीं। क्यों नहीं तक कांग्रेस ने आज तक उन पर मुकदमा किया या आपत्ति की। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज ये जो बहुरूपिया स्वांग बनाकर आए हुए हैं, संदेह उत्पन्न होता है कि आज कौन सी शक्तियां संचालित कर रही हैं। क्योंकि ये चुनाव भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब किसी विदेश में बैठे हुए धन कुबेर ने बाकायदा बयान दिया था प्लेज करते हुए कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इमरजेंसी के समय में भी, और मैं कई किताबें गिना सकता हूं पर मैंने एक का नाम इसलिए लिया है कि इनको हिम्मत हो तो इनके उस पर जाकर प्रतिवाद करना चाहिए, जिसने कहा था कि उस समय किस सीमा तक सरकार पर शिकंजा था विदेशी शक्तियों का। अब उल्लेखनीय बात यह है कि आज वो सारे लोग जिनका खुद का के ऊपर जुल्म हुआ था, वो जुल्म करने वाले के साथ खड़े हो गए। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह प्रवृत्ति इनकी हमेशा से थी। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के समय में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस बात के लिए हुआ था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए। और वो भी कब हुआ था? 1951 में, यानी जब तक चुनाव भी नहीं हुआ था। अरे भाई, चुनाव होंगे तब लोग बोलना शुरू करेंगे तो आपको आपत्ति समझ में आती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से परिवर्तन कर दिया था, यह बात भूली जा सकती है क्या? और मैं कोट करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर इतने दुखी हो गए थे और उनकी पीड़ा जो थी संविधान के साथ जिस प्रकार का छल किया गया था नेहरू जी की सरकार के द्वारा, उसे मैं वो शब्द जो उन्होंने उस पीड़ा में व्यक्त किए थे, मैं उस शब्द यहां पर बोलना उचित नहीं समझता हूं, पर रेफरेंस आप लोगों को दे रहा हूं। 19 मार्च 1955 राज्यसभा की प्रोसीडिंग में उन्होंने कहा कि मैंने तो एक पवित्र मंदिर बनाया था देवता को स्थापित करने के लिए, और उसको किस प्रकार से उस मंदिर के साथ क्या किया गया है ये उनके शब्दों में कोई भी व्यक्ति जाकर स्वयं पढ़ सकता है। संविधान की हत्या उस समय होती थी कि यदि केवल एक आर्टिकल लिख दे कोई व्यक्ति कि मुझे नेहरू की कार्यशैली में हिटलर की छवि नजर आती है, तो मजरूर सुल्तानपुरी 2 साल जेल में रहते थे। संविधान की हत्या यह थी कि अगर किशोर कुमार यह कह दें कि मैं कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित एक पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा तो ऑल इंडिया रेडियो पर सारे गाने बंद हो जाते थे। और फिर इसके उपरांत अभी आप हाल, और यह प्रवृत्ति मुसलसल चलती रही। जब राजीव गांधी जी आए तो याद करिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट क्या था कि आपकी चिट्ठी कोई भी खोल के पढ़ सकती थी सरकार, यह एक्ट लाया गया था। और अगर उसमें आपत्तिजनक कोई बात हो तो आप पे कार्रवाई भी की जा सकती थी। वो तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने उसको रख लिया, अन्यथा आज सोचे। मैं पूछना चाहता हूं संविधान के रक्षा के इस बहुरूपीय गैंग वालों से कि भाई अगर कोई आपसे कहे कि आपका सारा ईमेल, व्हाट्सएप सब कुछ सरकार पढ़ सकती है और पढ़े हुए के आधार के ऊपर आप पे कार्रवाई कर सकती है, यह था पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट। संविधान की हत्या यह थी कि 5000 सिखों की हत्या के बाद सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कहे
कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और संविधान की हत्या यह थी जिसे अभी चंद दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने नलीफाई किया है कि यदि शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान को से ऊपर शरिया को कर दिया जाए। यह संविधान की हत्या थी। यदि कोई अखबार आपसे सवाल The briefing on part of the BJP or the Bharatiya Janata Party taking place on the response, rather the reaction that came in from an Uddhav Thackeray faction leader Sanjay Raut. What it is all about and what is the notification that has now been issued on part of the government of India? Let's break down the details for our viewers. So 25th of June, emergency in 1975 that it was imposed, it is now being marked as a blot on Indian democracy. This was the day when late and former Prime Minister Indira Gandhi imposed a state of emergency across the country for nearly 19 months. And when it comes to a dark phase of a vibrant democracy that not only was stifled but was murdered, and the centre now took the constitution fight to save the constitution to another level by announcing 25th of June every year that now will be marked and will be told about the stories of emergency, the dark days of stories of emergency will now be called as the Samvidhan Hatya Divas. This is a big strike on the Congress party. Notifying the decision, Union Home Minister Amit Shah asserted that the former Prime Minister Indira Gandhi, in a brazen display of dictatorial mindset, strangled the soul, the very Atma of Bharat's democracy. The Prime Minister too in a post said that observing 25th of June as Samvidhan Hatya Divas will remind the citizens of what happened back then when the constitution was trampled. And this is also when it was taken up when the new Lok Sabha commenced in Parliament and the Speaker read out a resolution in Parliament blaming the Congress party squarely for suppressing the rights of the people and attacking the principles of democracy. Let's in the meantime talk about when it comes to the shocking justification, a defense that has now come across from Sanjay Raut of the Uddhav Thackeray faction of the Shiv Sena, justifying it, calling it as a response to anarchy. He says कि इमरजेंसी को तो सब भूल चुके हैं। 50 साल हो गए इमरजेंसी को, लोग भूल चुके हैं। इमरजेंसी आपातकाल क्यों लगाया गया? इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। रामलीला मैदान से खुला ऐलान हुआ था हमारे जवानों को, आर्मी को, कि सरकार के आदेशों का पालन मत करिए। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो, उसे अराजकता कहते हैं। तो ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। ये देश की सुरक्षा का मामला था। Now, in the meantime, the BJP press briefing that is taking place, they have been calling it as the Samvidhan Hatya Divas, will ensure that the Congress will never be allowed to crush the constitution and its values. Let's listen in. 25 जून रात को 1975 में जब हमारे संविधान की हत्या की गई थी, वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की, ऐसा कभी दोबारा ना हो। गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है, देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। Now, in the meantime, as far as the reactions that are being coming on part of the BJP, saying that how can one forget the dark days of emergency, with the BJP leader himself now taking on when it comes to how can, even in a way 50 years later, that emergency can be justified, because he's asking the same questions when it comes to the India bloc leaders who were part of the anti-emergency movement. He's been raising the questions, what happens when it comes to Lalu Yadav, what happens when it comes to Mulayam Singh Yadav, all of those questions should now be raised on part of the very same parties who today are an ally of the Congress in the opposition bloc.